गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? चलिए, मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल अच्छे ही होंगे और सकुशल ही होंगे और अपने घरों में पार्टी वगैरह का एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर अकाउंट की क्लास जो सुबह 7 बजे होती थी वो आपने शाम को कैसे कर दी? भैया, जैसे आप लोग बिजी रहते हैं शादी पार्टियों में, वैसे मैं भी एक परिवार वाला हूं, तो मेरे यहाँ भी शादियां वगैरह होती रहती हैं, रिलेशन में भी शादियां, फ्रेंड सर्कल में भी होती हैं। इसलिए रात में लेट नाइट पार्टी के बाद आते हैं, इसलिए सुबह नहीं क्लास हो पाती तो शाम को कर लेते हैं। ठीक है, तो भैया मेरे 10-12 दिसंबर तक रुक जाओ, लास्ट लगन है 12-13 को, उसके बाद फ्री रहेंगे अपन लोग, तो आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए शाम की क्लास ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं अंश पूंजी लेखे चैप्टर के बारे में, और जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा कि आज हम लोग इसका पार्ट 14 देखेंगे। 14 है ना? ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने अंश पूंजी के 13 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और आप लोगों को निश्चित रूप से वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज हम लोग एक नई हेडिंग के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अंश हरण। क्या है? अंशों का हरण। इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि शनिवार को हम लोगों ने बात की थी रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन, और उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग उसके सवालों पर भी गए थे और उसके सवाल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, जितने भी सवाल आपकी बुक में थे। बच्चे, यही हमारी क्वालिटी है कि हम लोग पूरी थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर जो सवाल है उन सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, मेरे पास बहुत समय है अकाउंट पढ़ाने का, और निश्चित रूप से अगर मैंने आपको वादा किया हुआ है कि आपको अन्यथा कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल से बच्चे अकाउंट कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है, केवल और केवल आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल सकती है। अगर यकीन नहीं है तो आप खुद भी कहीं पढ़ते होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी होंगे, तो आप बिल्कुल देख के चेक कर सकते हैं। आप अपनी नोट्स को उठाइएगा और उनकी नोट्स को थोड़ा सा कहना तो ये गलत भी होगा, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगा, आखिर इतना सारी बातें बोलने का मतलब केवल एक होता है कि आप ईमानदारी से पढ़ो, क्योंकि मुझे वैल्यू पता है इस थ्योरी की, मुझे वैल्यू पता है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए इस बात का, इसलिए बोल रहे हैं अच्छे से पढ़ते जाओ, कुछ भी नहीं छूट के जाने वाला। ठीक है, चलो ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर बिल्कुल भी ना करें, शेयर करने की गलती भी ना करें, वरना आप ब्लॉक तो होंगे ही, आपके पैसे भी रिफंड नहीं किए जाएंगे और कभी भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाएंगे। तो ऐसा मत करिए कि दूसरों के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर जिस दिन आप हमारी नजर पे आ गए ना तो बचने नहीं वाले हो, इसलिए ईमानदारी से, खुद पैसे पेमेंट कर रहे हैं तो अपने लिए हैं, ईमानदारी से पढ़ते रहें। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, हम लोग बात करेंगे अंशों का हरण के बारे में। आप हरण शब्द से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, बिल्कुल सीता जी का हरण, लेकिन वो सीता जी का हरण नहीं है, ये अंशों के हरण की बात कर रहे हैं। बच्चा ध्यान से समझो अंशों का हरण होता क्या है। ठीक है, अच्छा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, आप अपने में डाल लीजिएगा, वैसे आपको पीडीएफ दी जाएगी जल्दी ही। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है अंशों का हरण और हरण का पुनर्निर्गमन, इसके बाद आपको पीडीएफ दे दी जाएगी थ्योरी की पूरी। कल तक में मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, और जब सवाल हो जाएंगे तो सवाल की पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, परेशान नहीं होना। थ्योरी की अलग पीडीएफ दूंगा, सवाल की अलग पीडीएफ, जैसे कि अब तक की हम देते आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलो अंशों का हरण होता क्या है, अंशों का हरण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर फ्यूचर क्या होता है, शेयर फॉर फ्यूचर होता क्या है, फॉर फ्यूचर मतलब हरण होता है। ठीक है, बात को समझना। देखो, होता क्या था कि प्रत्येक कंपनी अपने पूंजी को एकत्रित करने के लिए अंशों का निर्गमन करती है। जितनी भी कंपनियां होती हैं वो अपनी पूंजी को एकत्रित करने के लिए अंशों का निर्गमन करती हैं, और निर्गमन करने के साथ साथ क्या मंगाती हैं? प्रार्थना पत्र मंगाती हैं। आप सबको पता है कि कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और जो उन अंशों को लेता है वो अंशधारी कहलाता है, और अंशधारी के द्वारा अंशों के बदले जो पूंजी दी जाती है वो अंश पूंजी कहलाती है, और उसी अंश पूंजी के बदले कंपनी के द्वारा उसे लाभांश भी दिया जाता है, अतिरिक्त ब्याज भी दिया जाता है। कायदे से कहा जाए तो लाभांश दिया जाता है, ब्याज तो ऋण पत्रों पर मिलता है। बच्चों, अगर बात की जाए तो कंपनी को जब पूंजी एकत्रित करने के लिए अंशों का निर्गमन किया जाता है तो अंशों के लिए प्रार्थना पत्र मंगाए जाते हैं, और जो अंशधारी उन प्रार्थना पत्र को भेजते हैं वो कंपनी के वास्तव में क्या बन जाते हैं? सदस्य, मेंबर बन जाते हैं।
फिर क्या होता है, प्रार्थना पत्र मंगाए जाने के बाद अंशों का कंपनी के संचालक गणों के द्वारा आवंटन किया जाता है। आप सबको ये सारी चीजें पता है। और आवंटन करने के बाद क्या होता है, बोले आवंटन करने के बाद आवंटन की राशि की मांग की जाती है। आगे आप सबको पता है कि पैसे किस हिसाब से मांगे जाते हैं, प्रार्थना पत्र पर मांगे जाते हैं, आवंटन पर मांगे जाते हैं, प्रथम याचना पर मांगे जाते हैं, द्वितीय याचना पर मांगे जाते हैं और अंतिम याचना पर मांगे जाते हैं। प्रथम याचना, द्वितीय याचना और तृतीय याचना। बच्चों मान लीजिए कोई एक अंशधारी था जिसने आवेदन का पैसा तो दे दिया, आवंटन का पैसा भी दे दिया, लेकिन प्रथम और द्वितीय और अंतिम याचना का पैसा नहीं दे पाया। बात को ध्यान से समझना। एक अंशधारी था जिसने आवेदन का पैसा तो दे दिया, जिसने आवेदन का पैसा तो दे दिया, आवंटन का भी पैसा दे दिया और याचना का पैसा नहीं दे पाया। अब याचना में आपको पता है कि तीनों याचनाएं ही आ जाती हैं, प्रथम, द्वितीय और अंतिम याचना। मान लो इसने आवेदन का पैसा दे दिया, आवंटन का पैसा दे दिया, याचना का पैसा नहीं दे पाया। हो सकता है कुछ मजबूरी रही होगी उसके पास इस टाइम पे, जिस कारण से उसने याचना का पैसा नहीं दिया होगा। फिर क्या होगा, बोले जब वो याचना का पैसा नहीं देगा तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, जिसको हम लोग जानते थे अदत्त याचना के माध्यम से, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते थे, अदत्त याचना के नाम से जानते थे, यानी कॉल्स इन एरियर। हम लोगों ने अदत्त याचना के बारे में चर्चा कर रखी है, हम लोगों ने अदत्त याचना के बारे में एंट्री भी कर रखी है, हम लोगों ने बहुत अच्छे डिटेल से बात कर रखी है कॉल्स इन एरियर के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे होता है। मैंने ये भी बताया था कि जब कोई अंशधारी अंशों पर आवेदन और आवंटन का पैसा देने के बाद जब किसी याचना का पैसा नहीं देता, या आवेदन का पैसा देने के बाद आवंटन और याचना का पैसा नहीं देता, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज देना पड़ता है। और वो निश्चित प्रतिशत बच्चा हम सबने पढ़ रखी थी, कम से कम कितनी होती है, 10% होती है। 10% अधिकतम कह सकते हैं अपन। 10% क्या होती है, अधिकतम उसकी क्या होती है, रेट होती है, जिस रेट पर वो क्या लेता है, ब्याज लेता है। कौन लेता है, बोले कंपनी लेती है। कौन ब्याज लेता है, बोले कंपनी लेती है। कंपनी ब्याज क्यों लेती है, क्योंकि उसका पैसा चुकाया जाना था कब, मान लो दिसंबर में, और उसने याचना का पैसा दिया फरवरी में, तो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का ब्याज उस अंशधारी को चुकाना पड़ता है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल कर सके थे अदत्त याचना में। तो कम से कम 10% का ब्याज उसे मिलता है। किसे मिलता है, आ तो कंपनी को मिलता है। कौन देता है, आ तो अंशधारी देता है। अंशधारी क्यों देता है, क्योंकि उसने बकाया राशि का भुगतान बाद में किया। तो बकाया राशि का भुगतान बाद में किया तो क्या होगा, उसका ब्याज भी उसको देना पड़ेगा। लेकिन मान लो सपोज दैट कि इस याचना का पैसा वो कभी भी नहीं दे रहा है, ब्याज मांगे जाने पर भी वो पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसी दशा में कंपनी क्या करेगी, इसके अंशों का हरण कर लेगी। क्या कर लेगी कंपनी, ऐसी दशा में कंपनी इसके अंशों का क्या कर लेगी, हरण कर लेगी। इसे ही हम लोग कहते हैं अंशों का हरण। और जब कंपनी अंशों का हरण कर लेगी तो बच्चा क्या होगा, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। मैं आपसे पहले ही बता रखा हूं कि जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो अपने माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ा करो, तभी बच्चा आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी। अगर आपने 10 सेकंड के लिए अपना माइंड इधर से उधर किया तो सारे शब्दार्थ जो मिले हुए हैं सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने बोला कि कंपनी को जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, और अंशों का निर्गमन करने के लिए कंपनी प्रार्थना पत्र मंगाती है, और प्रार्थना पत्र जब आ जाते हैं तो कंपनी अंशों का आवंटन करती है। जब कंपनी अंशों का आवंटन करती है तो आवंटन की राशि की मांग भी करती है, और यदि आवंटन की राशि प्राप्त हो गई होती है तो कंपनी याचना की राशि की मांग करती है। यदि किसी अंशधारी के द्वारा याचनाओं की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार होता है। यदि किसी अंशधारी ने ब्याज भी नहीं दिया और पैसे नहीं दे रहा है तो कंपनी के द्वारा उसके अंशों का क्या कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। तो कंपनी के द्वारा उसके अंशों का क्या कर लिया जाता है, बोले हरण कर लिया जाता है। अब सवाल यह आता है कि यदि अंशों का हरण कर लिया जाएगा तो फिर इसका प्रभाव पड़ेगा क्या। तो बच्चा याद रखना, जब किसी अंशधारी के अंशों का हरण कर लिया जाता है तो उसके पास जो एक प्रमाण पत्र होता है, जो अंश प्रमाण पत्र हम लोगों ने बात की थी, उसके पास जो प्रमाण पत्र होता है वो वापस मांग लिया जाता है या उन्हें रद्द कर दिया जाता है। जो उसने अभी तक पैसा दिया हुआ था, किसमें, बोले अगर याचना का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब आवेदन और आवंटन का पैसा तो उसने दिया हुआ था, आवेदन और आवंटन का पैसा तो उसने दिया हुआ था,
जाएगा तो ये आवेदन और आवंटन का पैसा उसको नहीं लौटाया जाएगा। वास्तव में यही पैसा तो क्या किया गया, हरण किया गया है। और जितने भी प्रमाण पत्र उसको दिए गए हैं, अंश से संबंधित अंश प्रमाण पत्र, वो पूरे के पूरे क्या मांग लिए जाएंगे, वापस कर लिए जाएंगे। और कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम लिखा रहता है, सदस्यता रजिस्टर में। तो कंपनी के पास एक सदस्यता रजिस्टर्ड होता है, उस सदस्यता रजिस्टर से उसका नाम क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा और उसे टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा कि भैया जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने हमारी बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित नहीं किया, अतः आपके अंशों को हम लोग हरण करते हैं। चलिए धन्यवाद मिलने के लिए आपकी कहानी यहां से समाप्त होती है और कंपनी के रजिस्ट्रार सदस्यता से उसका नाम हटा दिया जाता है। जो भी अंश प्रमाण पत्र कंपनी ने उसको दे रखे थे वो प्रमाण पत्र कंपनी के द्वारा मांग लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तक उसने जो भी पैसा दिया हुआ था आवेदन और आवंटन पर, यह पैसा भी कंपनी ले डूबती है, वापस नहीं करती है। यह पैसा भी कंपनी ले डूबती है और वापस नहीं करती है। आपको बेस्ट एग्जांपल अगर बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट, ध्यान से समझना, सर्दी बजी हुई है, अभी भी साला सर्दी नहीं ठीक हो रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको तेज आवाज में बोलूं ताकि आपको चीजें समझ में आ पाए। बिल्कुल भी परेशान बच्चा नहीं होना है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया कि आपको मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगा तो आपको, तो बेस्ट एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, इस बात को आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए आप सबके घरों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी होगी, 2 व्हीलर होगी या 4 व्हीलर होगी। अब अगर मान लो वो किस्त में आपने निकलवाई हुई है और सपोज दैट कि किस्त हर महीने मान लो 2500 है, अगर 4 व्हीलर है तो 5000 है, 10,000 है, जो भी हो। अगर आपने उस गाड़ी में पहले तो आपने इकट्ठा जमा करना होता है। अगर आपकी 70,000 की गाड़ी है तो 20-30 हजार आपने इकट्ठा जमा कर दिया। मान लो 2-3 किस्त आपने दी, उसके बाद आपने पैसा नहीं दिया, तो फिर क्या होगा पता है आपको? फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी कंपनी के द्वारा, गाड़ी वापस नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जो आपने पैसा जमा कर दिया ना, 20,000 आपने पहले दिया था, फिर आपने किस्त के माध्यम से 2-3 किस्त में दी, वो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। समझ गए आप इस बात को? बेटर तरीके से समझ गए कि नहीं समझ गए? बस बच्चा वही चीज यहां पे होती है कि यदि किसी भी अंशधारी के अंशों का हरण कर लिया जाता है तो अंश का प्रमाण पत्र यानी कि गाड़ी तो ले ही ली जाती है, तथा उसने अब तक जो किस्त यानी कि जो अंश आवेदन और आवंटन का पैसा दिया हुआ है वो भी उसको वापस नहीं किया जाता। वास्तव में अगर हरण हुआ है तो इन्हीं अंशों का हुआ है जो उसने चुका दिए थे पैसे, लेकिन पूरी राशि न चुका पाने के कारण याचना की, उसके अंशों का क्या कर लिया गया बच्चों? हरण कर लिया जाता है। और जब कंपनी के द्वारा अंशों का हरण कर लिया जाता है तो कंपनी के रजिस्टर से उसका नाम सदस्यता से हटा दिया जाता है। बच्चा मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हो, तो आप बहुत अच्छी लैंग्वेज में इसको लिख भी सकते हैं, चीजें आप समझ भी गए हो। क्लियर है ये बात? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अच्छा, इसमें एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि कंपनी ऐसा तभी कर सकती है जब पार्षद अंतर नियम में ऐसा कहने के लिए कहा गया हो। इसका मतलब आप सबको पता है कि कंपनी की 2 प्रमुख पुस्तकें होती हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम में कंपनी के अंदर जो भी प्रावधान होते हैं उन सारे प्रावधानों के बारे में उल्लेख होता है। उसी तरीके से कंपनी यदि अंशों का हरण करती है तो उसका भी उल्लेख पार्षद अंतर नियम में होना चाहिए। यदि पार्षद अंतर नियम में कंपनी के द्वारा हरण करने का उल्लेख नहीं है तो कंपनी किसी भी अंशधारी के अंशों का हरण नहीं कर सकती है। तो फिर कंपनी को करना क्या पड़ेगा? बोले फिर कंपनी को जो बकाया राशि है ना उसे लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और अदालत जो फैसला करेगी वो कंपनी को मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। मैं 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर इसको खत्म करता हूं। अंशों का हरण क्या है, ध्यान से समझना, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। ध्यान से बच्चा सुनना। मैंने बताया कि जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी अंशों का निर्गमन करती है। कंपनी अंशों का जब निर्गमन करती है तो कंपनी प्रार्थना पत्र मंगाती है। जब अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आ जाते हैं तो कंपनी के जो संचालक गण होते हैं, संचालक गण का मतलब होता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में कंपनी के शेयर होते हैं वो कंपनी के संचालक गण कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। तो जो कंपनी के संचालक गण होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अंशों के लिए आवंटन करते हैं। जब अंशों का आवंटन हो जाता है तो याचना राशि भी मांगी जाती है। अब मान लो यदि कोई अंशधारी है जो आवेदन पर और आवंटन का पैसा तो दे देता है लेकिन याचनाओं का पैसा वो नहीं दे पाता, तो ऐसी दशा में उसके लिए ब्याज सहित
पैसा लौटाने का समय आता है, लेकिन यदि वो ब्याज सहित भी पैसा नहीं देता है तो क्या किया जाता है, उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है। और अंशों का हरण जब कर लिया जाता है तो कंपनी की रजिस्टर में, सदस्यता रजिस्टर से उसका नाम हटा लिया जाता है और अंश प्रमाण पत्र जो उसको दिया हुआ था कंपनी ने वो वापस कंपनी मांग लेती है और जो भी पूंजी अब तक उसने दी हुई थी आवेदन और आवंटन पर वो पूंजी उसकी जब्त कर ली जाती है। और ऐसा कंपनी तभी कर सकती है जब पार्षद अंतर नियम में ऐसा कहने के लिए कहा गया हो। यदि इसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है पार्षद अंतर नियम में तो कंपनी को अदालत जाकर के अपनी बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। बच्चा अंश हरण से आप क्या समझते हैं आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। तो एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हो। बच्चा एक फेवरेट क्वेश्चन है, अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाइए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अंश हरण की ये थ्योरी, जो दो थ्योरी है, अंश हरण से आप क्या समझते हैं और अंश हरण की प्रक्रिया को समझाइए। आपके एग्जाम हॉल पे 99 नहीं 101% इन दो में से एक थ्योरी जरूर पूछी जाएगी। तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चा ये दोनों थ्योरी पढ़ के जाना। तो पहली थ्योरी थी अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं और दूसरी अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाइए। अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाइए। अब देखिए ना, ये क्वेश्चन कई बार बदल बदल के पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंश हरण की प्रक्रिया को समझाइए, अंशों के हरण करने के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, अंश हरण कैसे किया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाइए। तो किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा तो बच्चा आप समझ जाना कि अंश हरण की प्रक्रिया ही पूछ रहा है। मैंने आपसे क्या बताया, क्वेश्चन या तो सीधे आ जाएगा अंश हरण की प्रक्रिया को समझाइए, या तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन कौन सी दशाएं हैं या कैसे अंशोकरण किया जाता है उस चरण को समझाइए, या तो क्वेश्चन आएगा कि अंशोकरण के संबंध की पूरी प्रक्रिया को समझाइए, उसके प्रावधानों को समझाइए। तो बच्चा किसी भी टाइप में क्वेश्चन घुमाने के लिए कई तरीके का क्वेश्चन घुमा सकता है। और या तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएगा अंशोकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं या अंशोकरण की प्रक्रिया को समझाइए। और बच्चा एक सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी जो भी प्रक्रिया है वो लगभग 5 चरणों में पूरी होती है। इसकी जो भी प्रक्रिया है वो लगभग 5 चरणों में पूरी होती है और अपन को उन 5 चरणों को एक क्रम से पढ़ना पड़ेगा। एक क्रम से मतलब ऐसा नहीं है कि उन 5 चरणों में पहला चरण आप बाद में पढ़ें दूसरा पहले पढ़ें, नहीं, उसका एक सीक्वेंस है। कहने का मतलब क्या है, चीजें क्वेश्चन को समझो। देखिए आपने ये तो समझा कि यदि कोई अंशधारी अंशों पर बकाया राशि नहीं चुकाता है तो कंपनी के द्वारा ब्याज उससे ब्याज सहित पैसा मांगती है। अब यदि कोई अंशधारी ब्याज भी नहीं देता है, पैसा भी नहीं देता है, तो कंपनी अंशों का हरण कर लेती है। लेकिन क्या वास्तव में इतना सरल है कंपनी के द्वारा अंशों का हरण कर लेना? जी नहीं, उसकी एक लंबी प्रोसेस होती है जिसके बाद ही बच्चा कंपनी के द्वारा अंशों का क्या किया जाता है, तो हरण किया जाता है। आइए उस प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि आखिरकार किस तरीके से अंशों का हरण किया जाता है। तो इसकी पहली प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम क्या किया जाता है, सर्वप्रथम जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है या सचिव जिसको हम लोग बोलते हैं, सेक्रेटरी शब्द से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। आप लोगों के अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो सचिव जरूर होगा वहां पे, ठीक है, जो सरकार के अंतर्गत सारे काम काज करता है, आपकी ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरीके से बच्चा कंपनी का भी एक सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी के नाम से भी आप सब लोगों ने पिक्चरों में अक्सर नाम सुना होगा। और जिनके घरों में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंपनी में है तो उनको पता है कि वहां पे एक सेक्रेटरी भी होता है जिसको हम लोग सचिव बोलते हैं। तो सर्वप्रथम कंपनी का जो सचिव होता है वह ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करता है या ऐसे अंशधारियों की लिस्ट तैयार करता है जिन लोगों ने कंपनी को पैसा नहीं दिया है। ऐसे अंशधारियों की लिस्ट तैयार करता है जिन लोगों ने कंपनी का पैसा का भुगतान नहीं किया है या जिन लोगों का कोई भी पैसा अभी तक क्या अदत्य है या बाकी है, चाहे वो पैसा आवंटन का अदत्य हो, चाहे वो पैसा याचना का अदत्य हो, चाहे वो पैसा किसी का भी हो। तो ऐसे लोगों की ये क्या करता है, लिस्ट तैयार करता है और उस लिस्ट को वो क्या करता है, बोले उस लिस्ट को वो संचालक मंडल को दे देता है। उस लिस्ट को वो क्या करता है, संचालक मंडल को दे देता है। बच्चा आपको प्रक्रिया एज इट इज ऐसे ही याद करनी पड़ेगी जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए जब आप किसी चीज की विशेषताएं वगैरह पढ़े होंगे, जैसे कि मैंने आपको साझेदारी की विशेषताएं भी पढ़ाई है, मैंने आपको कंपनी की भी विशेषताएं पढ़ाई हैं, तो इनकी विशेषताएं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं आप ऊपर नीचे कर सकते हो। पहली विशेषता को लास्ट में लिख दो, दूसरी को पहले में लिख दो। लेकिन ये जो प्रक्रिया है
एक निश्चित प्रोसेस के बाद ही यह प्रक्रिया बनेगी। तो इसलिए इस निश्चित प्रोसेस को एक क्रम से आपको पढ़ना बेहद ही जरूरी है। तो पहला क्या हो गया, सर्वप्रथम कंपनी का जो सचिव है ऐसे अंशधारियों की लिस्ट तैयार करेगा जिन अंशधारियों ने कंपनी पर बकाया राशि पैसा नहीं दिया हुआ है, और वो लिस्ट तैयार करके किसको दे देगा, बोले संचालक मंडल को दे देगा। किसको दे देगा, बोले संचालक मंडल को दे देगा। अब संचालक मंडल कौन होता है, आप सब इस शब्द से परिचित हैं बच्चा। संचालक मंडल का मतलब होता है कि जब कंपनी चलाई जाती है तो 13, 14, 15 लोग या 50 लोग या 20 लोग संचालक मंडल की सभा में होते हैं। खासकर वो लोग होते हैं जिनका बहुत ज्यादा मात्रा में कंपनी के पास शेयर लगा होता है या जिन्होंने बहुत सारी मात्रा में कंपनी को पूंजी लगाई हुई है, वही सारे संचालक मंडल होते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि संचालक मंडल को सचिव के द्वारा क्या दी जाती है, सूची दी जाती है। किन लोगों की, जिन लोगों ने कंपनी के अंशों पर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। अब क्या करेगा, बोले फिर क्या होगा, बोले सूची दे दी गई किसको, बोले संचालक मंडल को। सूची बच्चा किसको दी गई, बोली सूची दे दी गई संचालक मंडल को। अब संचालक मंडल क्या करेगा, बोले संचालक मंडल की सभा में, संचालक मंडल की सभा में। अब संचालक मंडल की सभा का मतलब क्या होता है, जहां पे सभी लोग, सभी अंशधारी क्या होते हैं, बोले बैठे होते हैं। संचालक मंडल का मतलब क्या होता है, बोले जहां पर सभी लोग क्या होते हैं, बोले सर बैठे होते हैं। कब, कौन, सारे अंशधारी सिवाय वो जिसने कि अभी तक अपना पैसे का भुगतान नहीं किया हुआ है। तो संचालक मंडल की सभा में एक प्रस्ताव रखता है। क्या रखता है, एक प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव किस बात का रखता है, बोले प्रस्ताव इस बात का रखता है कि जो जो अंशधारियों ने पैसा नहीं दिया हुआ है, जिन जिन अंशधारियों ने अब तक बकाया राशि नहीं दिया हुआ है, वो ब्याज सहित क्या दें, अब पैसा लौटाएं। वो ब्याज सहित क्या करें, वो बोले पैसा लौटाएं। और ऐसा करने के लिए उन्हें 14 दिन का वक्त भी दिया जाता है। यानी कि 14 दिन के पहले यह सूचना दी जाती है कि आपको ब्याज सहित अंशों पर बकाया राशि वापस करना है। बच्चा यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अंशों के हरण के समय अंशधारियों को कितने दिन का समय दिया जाता है कि ब्याज सहित वो पैसा चुका सकते हैं। तो याद रखना बच्चा, वो दिन 14 दिन का होता है। बच्चा वो दिन 14 दिन का होता है। जैसे कि मुझे समझ में नहीं आया तो फिर से समझो एक बार। देखो सबसे प्रथम क्या हुआ, सर्वप्रथम कंपनी का जो सचिव है वह ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करता है जिन लोगों ने कंपनी पर बकाया राशि अब तक भुगतान नहीं की, और लिस्ट तैयार करके उसने संचालक मंडल को दे दिया। फिर क्या होगा, संचालक मंडल की सभा में इस बात का प्रस्ताव पारित करेगा कि जिन लोगों ने कंपनी का बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया हुआ है अंशों पर, वो ब्याज सहित अब हमें क्या देंगे, बकाया राशि चुकाएंगे। और क्या होता है, इसके लिए 14 दिन का उन्हें वक्त दिया जाएगा अंशधारियों को। सपोज दैट कि अगर मान लो उन्हें 28 तारीख को पैसा भुगतान करना है ब्याज सहित, तो 14 दिन पहले यानी कि कम से कम उन्हें 13, 12, 11, 9 तारीख को ही बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 20 तारीख को उन्हें कहा जाता है कि 28 तारीख को तुम्हें पैसा ब्याज सहित भुगतान करना है। नहीं, 14 दिन पहले यह सूचना अंशधारियों को देना पड़ेगा कि उन्हें 14 दिन के अंदर यह सूचना देना पड़ेगा कि फला तारीख को आपको पैसा देना होता है। वो तारीख कोई भी हो सकती है। मान लो आज से 2 महीने बाद अगर उनसे पैसे मांगने हैं तो उस अंशधारी को उसके 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा भाई, ताकि वो अपनी व्यवस्था कर ले। 14 दिन का उन्हें समय दिया जाता है। तो क्या होगा, 14 दिन के अंदर उन्हें ब्याज सहित क्या करने का होता है, अधिकार होता है। बोले कि अगर अभी भी वो समझदार है तो हमें 14 दिन के अंदर ही क्या कर देगा, बोले वो पैसा दे देगा। ठीक है। फिर क्या होता है, अगर मान लो इसके बाद भी वो अंशधारी पैसा नहीं देता है, तो फिर क्या होता है, अगर इसके बाद भी वो पैसा नहीं देता है तो उसको एक नोटिस भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है, उसको नोटिस भेजा जाता है। नोटिस किस बात का भेजा जाता है, ध्यान से समझिए। नोटिस भेजा जाता है कि यदि अब आपने पैसे का भुगतान नहीं किया तो आप ब्याज सहित, अगर अब आपने पैसे का भुगतान नहीं किया तो आपके अंशों को हरण कर लिया जाएगा। आपके अंशों का क्या कर लिया जाएगा, हरण कर लिया जाएगा। तो एक अंतिम चेतावनी उसको दी जाती है कि लास्ट वार्निंग है, यदि आपने अब भी अंशों का जमा नहीं किया, बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, तो आपके अंशों को क्या कर लिया जाएगा, आपके अंशों को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। आपके अंशों को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेकिन अगला बंदा भी महान है, वो कहां मानने वाला है। अगर उसे पैसे ही देने होते तो पहले ही ना दे देता, वो कहां मानने वाला था ऐसे नोटिसों से। ठीक है। जैसे आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, जिनको पैसा यदि नहीं देना होता है तो कितना भी उनको बोलते जाओ कि बेटा आपको ब्लॉक कर देंगे, पैसे जमा कर दो, लेकिन जिनको नहीं देना तो नहीं देना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हालांकि बाद में गिड़गिड़ाएंगे कि सर अब आप
पैसे ले लीजिए, प्लीज जमा कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हम ठहरे थोड़ा सा शालीन प्रवृत्ति के, तो हम कर देते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ नहीं है और अगली बार से भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, नोटिस दे दिया गया, इसके बाद भी पैसा नहीं दिया गया, तो फिर से संचालक मंडल की सभा में एक प्रस्ताव पास करेंगे। संचालक मंडल की सभा में एक प्रस्ताव पास करेंगे, और इस बार जो प्रस्ताव पास होगा वो ब्याज सहित आहरण करने का नहीं होगा, बल्कि वो किसका होगा, हरण करने का होगा। किसका होगा, हरण करने का होगा। और जब ये प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा संचालक मंडल की सभा में, तो उसके अंशों का क्या कर लिया जाएगा, बोले हरण कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, हरण कर लिया जाएगा। और जब उसके अंशों का हरण कर लिया जाएगा, तो अंशों के हरण से संबंधित जब्ती की सूचना अंशधारी को दे दी जाएगी, और बोल दी जाएगा कि बेटा आपका नाम वहां से काट दिया गया है, रजिस्टर से काट दिया गया है, अब आराम से आप अपने घर पे बैठो। तो ये लाइन मैंने डायरेक्टली आपको बता दी थी जब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे। तो वास्तव में जो हरण संबंधी प्रक्रिया होती है उसकी एक बच्चा पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है, जिसके माध्यम से ही कंपनी क्या करती है, अंशों का हरण करती है। तो पहला हम लोगों ने किस बारे में बात की, हरण से संबंधित पहला हम लोगों ने किस बारे में बात की, तो मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम कंपनी का सचिव ऐसे लोगों की सूची तैयार करता है, ऐसे अंशधारियों की सूची तैयार करता है जिन लोगों ने अभी तक कंपनी पर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया हो। फिर क्या होगा, उस सूची को वो संचालक मंडल को दे देता है। संचालक मंडल की सभा में इस बात का प्रस्ताव पारित करते हैं कि वो अंशधारी को अब ब्याज सहित पैसा देना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए उस अंशधारी को 14 दिन पहले क्या दी जाती है, बोले सूचना दी जाती है। लेकिन वो बंदा नहीं अगर सुना तो 14 दिन के बाद फिर एक नोटिस भेजा जाता है। वो नोटिस इस बात का भेजा जाता है कि यदि अब आपने हमारे बकाया राशि का भुगतान नहीं किया ब्याज सहित, तो अब आपके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। एक अंतिम चेतावनी भेजी जाती है, और यदि उसने तब भी पैसा नहीं दिया तो अंत में क्या कर लिया जाता है, संचालक मंडल की सभा में अंशों के हरण का प्रस्ताव लाया जाता है। और वो प्रस्ताव क्या होता है, जब पास हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है, और लास्ट में अंशों की जब्ती की उसको क्या दे दी जाती है, सूचना दे दी जाती है। और यह कह दिया जाता है कि वो अंश प्रमाण पत्र को वापस कर दे। और यदि कोई अंशधारी अंशों के प्रमाण पत्र को वापस नहीं भी करता है, तो अंश के प्रमाण पत्र जो इशू किए गए थे उन्हें क्या कर दिया जाता है, बोले सर उन्हें रद्द कर दिया जाता है। बोले उन्हें क्या कर दिया जाता है, बोले उन्हें सर रद्द कर दिया जाता है। अब आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आया है कि प्रोसेस कैसे होती है, किस तरीके से अंशों का क्या होता है, हरण होता है। तो ये प्रोसेस है जिसके माध्यम से बच्चा अंशों का क्या होता है, हरण होता है। आप में से कुछ बच्चे मेरे से एक चीज जरूर पूछ सकते हैं कि सर ये प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। वैसे तो सामान्यतः आप में से काफी सारे बच्चों को ये पता ही है प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। देखिए आप सबको पता है कि हमारी जो संसद है वो कानून बनाने का काम करती है। हमारी संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। जो सरकारें होती हैं वो, जैसे कि मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी को कोई भी कानून पास करवाना है तो वो संसद में लाया जाता है वो प्रस्ताव। अब वो प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो कानून बन जाता है। जैसे कि अभी ट्रिपल तलाक बैन किया गया तो उसका कानून लाया गया, उसका विरोध भी हुआ, लेकिन चूंकि वो संसद में मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ पास कर दिया गया तो वो कानून लागू हो गया। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रस्ताव का पास होना। उसी तरीके से कंपनी में भी संचालक मंडल होते हैं जो उसकी संसद है, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो उनके सदस्य होते हैं। तो अंश हरण संबंधित प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो पास हो जाता है तो उसका हरण कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इनके हरण के संबंधित क्या होती है बच्चा, प्रक्रिया होती है। तो अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं। अंशों के हरण की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में भी बच्चा हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन ही समझ में आ चुका होगा। निश्चित रूप से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, अच्छे से इन क्वेश्चनों को रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरे वीडियो एक बार बच्चा देख लिए और एक बार अगर आपने वीडियो को रिवाइज कर लिया, जैसे कि आपको पूरे वीडियो वापस से मिलते जाते हैं, सोचिए कितनी अच्छी सुविधा वाली बात है। आपको वो चीजें भी मिल रही है जो आपने अगस्त में इसका पैसा पेड किया हुआ था, सितंबर में पैसा पेड किया हुआ था, अक्टूबर में पैसा पेड किया हुआ था। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यदि आपने वो क्लासेस उस टाइम पे नहीं ले पाई हैं तो आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी। सोचिए ये माध्यम, ये यूट्यूब
अगर बात की जाए तो एक अच्छा माध्यम भी है अगर आपने इसका अच्छे से इस्तेमाल किया। कितनी अच्छी सुविधा है सोचिए। अब जैसे कि आज भी बहुत सारे बच्चे जैसे हमसे जुड़ते हैं, उनको हम लोग पुरानी सारी वीडियो भेज देते हैं। सोचिए कितना प्रॉफिट है उनको। अगर वो मेहनत करना चाहे तो 1.5 महीने में पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको मैंने पूरी भी वीडियो दे रखी है, पुरानी से लेके अब तक की। खासकर उनको जिन्होंने मेरे बैच को पूरे महीने से कंटिन्यू ले रखा है, उनको मैंने पर्सनल भी पूरी प्लेलिस्ट मैंने भेज रखी है। बिल्कुल, अगर उन्होंने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट रखा है तो मैं भी उन पर ट्रस्ट रख करके सारी वीडियो उनको पर्सनल भी भेज रहा हूं। तो बस बेटा, कहना केवल एक चाहता हूं कि ईमानदारी से पढ़िए। बेईमानी से पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा, बेईमानी से अगर आपने किसी 1-2 लोगों को वीडियो शेयर भी कर दिया, आप लोगों को क्या लगता है हमें पता नहीं चलता है? जैसे मैंने अलग ग्रुप बनाया हुआ है, अगर मुझे पता नहीं चलता है कि अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं, अब व्यूज उसमें 110 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 10 लोगों को वीडियो शेयर हो रहा है। अगर मैंने अलग ग्रुप बनाया हुआ 5 लोगों का, 10 लोगों का, उसमें व्यूज अगर 10 से 12 आ रहे हैं, अगर 10 लोगों का है तो व्यूज तो 10 आना चाहिए, 12 कहां से आ रहे हैं? मतलब किसी न किसी बच्चे ने वीडियो को शेयर किया हुआ है। फिर उसकी पर्सनल इंक्वायरी की जाती है किसको वीडियो शेयर किया गया और किसने किया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं परेशान हमारी टीम भी होती है। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने पैसा पेड किया हुआ है तो ये आपके लिए है और प्रॉब्लम केवल आपको जाएगी। अभी हाथ मैं जोड़ रहा हूं, अगर मैंने आपको ब्लॉक करके भगा दिया ना, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया ना, तो प्रॉब्लम बच्चा फिर आपको जाएगी। आप हमारे चैनल से कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे। और अभी तो बच्चा अकाउंट शुरुआत है, जैसे जैसे अकाउंट खत्म होगी ना, लास्ट टाइम पे आपको पूरा पेपर सेटअप कराया जाएगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स बिल्कुल इकोनॉमिक्स भी होगी, परेशान नहीं होना बच्चा। मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ पढ़ा के खत्म करूंगा, पूरा रिवीजन करवाऊंगा और जबरदस्त तरीके का आपका पेपर होगा। इस बात की मैं इस विद्यालय प्रांगण में, मेरा ये अपना विद्यालय प्रांगण है, मैं यहां पे वादा करता हूं आपसे कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कराने वाला हूं और ढंग का पूरा कंप्लीट भी होगा। तो चलो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को विराम लेते हैं। कल बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट। अगली क्लास इंग्लिश के हैं, इंग्लिश की क्लास ले लेना अपनी, ठीक है। बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। थैंक यू, आपने मुझे सुना। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और इसने इसी तरीके से हमारी एकेडमी के प्रति और स्पेशली मेरे प्रति भी बना के रखिए। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, बाय एंड सी यू टुमारो।